वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 13 दिसंबर 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कैसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल हकुतो आर मिशन 1 के बारे में है। जापान के आई स्पेस ने अभी हाल ही में दुनिया का पहला कमर्शियल मून लैंडर लॉन्च कर दिया है। नाम दिया गया है हकुतो। हकुतो का मतलब क्या होता है? देखिए, चांद को लेकर दुनिया के लगभग हर देश में कुछ न कुछ कहानियां जरूर होती हैं। जैसे हमारे यहाँ चांद को चंदा मामा का दर्जा दे दिया गया है। वहीं जो आजकल के रोमांटिक कपल्स होते हैं या पहले भी, वो अपनी प्रेमिका को चांद का दर्जा दे देते हैं। वहीं कुछ लोग अपनी गलतियों को एक्सेप्शन बताते हुए चांद के दाग का हवाला दे देते हैं कि चांद पर भी तो दाग है, नो वन इज परफेक्ट, तो मुझसे भी गलतियां हो गई। सिमिलरली हकुतो ये एक्चुअली में एक व्हाइट रैबिट है, एक सफेद रंग का खरगोश जो चांद पर रहता है, ऐसा जापानीज कहानियों में बताया जाता है। और उसी सफेद खरगोश के नाम के ऊपर, जो ऐसा माना जाता है जापान में कि चांद पे रहता है, इस लैंडर का नाम भी हकुतो रख दिया गया है। हकुतो आर मून लैंडर है जिसे आई स्पेस आईएनसी ने लॉन्च किया है। ये जापान का एक स्पेस स्टार्टअप है। हाल फिलहाल में देखिए, बहुत ज़्यादा स्टार्टअप्स दुनिया भर से जो स्पेस एक्सप्लोरेशन हैं उनमें पार्ट ले रहे हैं। तो अगर कभी कुछ ऐसा लिखने को आ जाए, या तो साइंस एंड टेक के पार्ट में, या फिर कोई ऐसे आ जाए कि किस प्रकार से प्राइवेट सेक्टर स्पेस में जो एक्सप्लोरेशंस हैं उनकी ग्रोथ को इंसेंटिवाइज कर रहा है, बढ़ा रहा है, तो आप इन कंपनियों के नाम मेंशन करना मत भूलिएगा। स्पेस एक्स का जो फाल्कन 9 रॉकेट है, उसका इस्तेमाल किया गया है हकुतो आर लैंडर को लॉन्च करने के लिए, ताकि सॉफ्ट लैंडिंग करवाई जा सके चांद के ऊपर। नासा का जो लूनर फ्लैशलाइट क्यूबसैट है और यूएई का रोवर, उसे भी इसके साथ ही लॉन्च किया गया है फाल्कन 9 के साथ। जो M1 लैंडर है, ये एक्चुअली में 2 रोबोटिक रोवर्स लेके जाने वाला है। मतलब लैंडर के साथ 2 रोवर जाएंगे। एक तो 2 पहिए का होगा, बेसबॉल साइज की डिवाइस होगी, ये जापान का जाक्सा स्पेस एजेंसी का है। और दूसरा 4 पहिए का राशिद एक्सप्लोरर है, ये यूएई से बिलोंग करता है। जो M1 लैंडर है, ये एटलस क्रेटर जो है चांद का, वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, जो साउथ ईस्टर्न एज पर लोकेटेड है चांद के मैरे फ्रिगोरिस, जिसे सी ऑफ कोल्ड भी कहा जाता है। इसके बाद देखिए, अभी तक यूएसए, चाइना और सोवियत यूनियन, यही ऐसे देश हैं जो चांद पे सॉफ्ट लैंडिंग करवा पाए हैं। हमने भी चंद्रयान 2 में प्रयास किया था, लेकिन हमें मिली क्रैश लैंडिंग। हम अनफॉर्चुनेटली सॉफ्ट लैंडिंग नहीं करवा पाए हैं। अगर ऐसा हो पाता है कि हकुतो की सॉफ्ट लैंडिंग हो जाए, तो ये चौथा एक ऐसी स्पेस एजेंसी बन जाएगी जो एक्चुअली में सॉफ्ट लैंडिंग चांद पे करवा पाएगी, और ये दुनिया की पहली ऐसी प्राइवेट कंपनी बन जाएगी जो सॉफ्ट लैंडिंग करेगी। आई स्पेस का प्लान तो मिशन 2 भी लॉन्च करने का है चांद पर ही 2024 तक। राशिद की बात करते हैं तो ये यूएई का पहला मून रोवर है। 22 पाउंड का है, लगभग 10 किलोग्राम का। राशिद नाम दिया गया है, हकुतो आर के साथ ही भेजा जा रहा है। राशिद जो है, ये लूनर सरफेस के आसपास का एरिया एनवायरमेंट्स को एक्सप्लोर करेगा 14 अर्थ डेज तक, जो कि चांद का एक दिन होता है। 1 लूनर डे होता है 14 धरती के दिनों के बराबर। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि चांद का एक मतलब जापान का एक स्पेस मिशन है जहां पे वो मून पे कुछ भेज रहे हैं, हम भला क्यों पढ़ रहे हैं? मतलब क्या ये सच में इंपॉर्टेंट है? यूपीएससी इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगी क्या? हम अपने इसरो का देख लें, यही बहुत बड़ी बात है। अब हम जापान का कुछ पढ़ रहे हैं, पता नहीं क्वेश्चन आएगा कि नहीं, फालतू का आर्टिकल भी तो हो सकता है। तो बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर देखिए, 2008 में यूपीएससी ने प्रीलिम्स में ये प्रश्न पूछा था, सेलेने 1 लूनर ऑर्बिटर मिशन किस कंट्री से बिलोंग करता है? और यहाँ पर सही जवाब भी जापान ही था। मतलब जापान के लूनर ऑर्बिटर मिशन के ऊपर एक बार पहले भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है। तो अगर उन्होंने एक बार लूनर ऑर्बिटर मिशन के बारे में पूछा है, तो वो एक लैंडर के बारे में क्यों नहीं पूछ सकते, वो एक रोवर के बारे में क्यों नहीं पूछ सकते? तो मतलब प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से आपको अंदाजा तो लग ही जाता है कि ये आर्टिकल जो आप पढ़ रहे हैं एग्जैक्टली आपका काम का है भी या नहीं है। तो कुल मिला के ये आर्टिकल बिल्कुल रिलेवेंट है। ये इंडिया से भले ही रिलेटेड नहीं है, जापान से रिलेटेड है, लेकिन यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी क्योंकि यूपीएससी ऐसा पहले भी कर चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल मैती स्क्रिप्ट के बारे में है। मणिपुर के जो न्यूज़पेपर्स हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो बंगाली स्क्रिप्ट है उसे अब जो यूज में है रिप्लेस कर दिया जाए मैती या फिर मणिपुरी स्क्रिप्ट से। अच्छा, ये क्या मामला है? देखिए, जो मैती स्क्रिप्ट है जो मणिपुर में इस्तेमाल की जाती है,
उसे मैती रूलर्स ने काफ़ी लंबे समय से पैट्रोनाइज किया। लेकिन जब हिंदुइज्म मणिपुर में फैला तो इवेंचुअली जो मैती स्क्रिप्ट है वो धीमे धीमे फेड होने लगी, डिसअपियर होने लगी। जो बहुत पुराने एपिग्राफिक रिकॉर्ड्स हमें मिलते हैं मैती स्क्रिप्ट के, वो खोइबू विलेज के स्टोन इंस्क्रिप्शन से मिलते हैं, जो एक्चुअली में मैदिंगू कियांबा के समय के हैं, जो 1467 से 1508 के बीच में तैयार किए गए होंगे। मैती मेक, जिसे आप मैती स्क्रिप्ट भी बोल सकते हो, ये धीमे धीमे इवॉल्व हुई और उसके बाद इसके कई सारे प्रोपोनेंट्स आए जिन्होंने अपने अपने जो लेटर्स हैं वो उसमें इनकॉर्पोरेट किए। जो इंस्क्रिप्शंस हमें मिलते हैं काफ़ी पुराने इस प्रकार के स्क्रिप्ट्स रिलेटेड, वो 7th से 8th सेंचुरी के समय तक के हैं। हालांकि शुरू में ये जो स्क्रिप्ट थी वो इतनी इवॉल्व नहीं थी और 7th या 8th सेंचुरी के समय की जब हम बात कर रहे हैं तब इस स्क्रिप्ट में बामुश्किल 18 लेटर्स ही हुआ करते थे। लेकिन जब हिंदुइज्म का एडवेंट होता है 17th सेंचुरी में, तो उस समय जो मैदिंगू पैम्हेबा हुआ करते थे उन्होंने इसके लेटर्स को एक्सपेंड करके 36 कर दिए। मतलब कि 36 लेटर की स्क्रिप्ट बन गई जो अपने इवॉल्व फॉर्म में आ गई। हिंदुइज्म के एडवेंट के साथ ही जो बंगाली स्क्रिप्ट है वो भी मणिपुर में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गई और 18th और 19th सेंचुरी के जो आप इंस्क्रिप्शंस देखेंगे वो तो एक्चुअली आपको बंगाली स्क्रिप्ट में ही देखने को मिलेंगे। अभी हाल में क्या डेवलपमेंट हुआ है जिसकी वजह से मैती स्क्रिप्ट न्यूज़ में है? मणिपुर ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट ऑफ 1979 में मणिपुरी लैंग्वेज को कैसे डिफाइन किया गया है उस डेफिनेशन को आप पढ़िए। मैं वो डेफिनेशन की लाइन आपके लिए पढ़ता हूं। दैट इज मैथियोलन रिटन इन बंगाली स्क्रिप्ट एंड स्पोकन बाय मेजॉरिटी ऑफ मणिपुरी पॉपुलेशन इज मणिपुरी लैंग्वेज। मतलब ये बंगाली स्क्रिप्ट में लिखी जाने वाली लैंग्वेज है, ऐसा इनकी डेफिनेशन में ही लिखा है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि 2021 में इसमें संशोधन यानी कि अमेंडमेंट कर दिया गया है और अब डेफिनेशन कुछ ऐसी है, मैथिलोन इन मैती मैक एंड स्पोकन बाय मेजॉरिटी ऑफ द मणिपुर पॉपुलेशन। तो यहां पर जो टर्म हुआ करता था बंगाली स्क्रिप्ट, इसे रिप्लेस कर दिया गया है नाउ विद मैती मैक यानी कि मैती स्क्रिप्ट। और ये देखिए अब कुल मिलाकर ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया है कि अब मैती स्क्रिप्ट का ही इस्तेमाल किया जाएगा और जो बंगाली लेटर्स उसमें हैं उन्हें धीमे धीमे रिप्लेस कर दिया जाएगा। शुरुआती 10 सालों के लिए बंगाली और मैती स्क्रिप्ट दोनों ही अलाउड रहेगी, ग्रेजुअली वो इसे रिप्लेस कर देंगे। तो ये पूरा मामला मैती स्क्रिप्ट के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सिंगापुर डिक्लेरेशन के बारे में है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने अभी हाल ही में लेबर प्रोटेक्शन को इंश्योर करने के लिए सिंगापुर डिक्लेरेशन को ऑप्ट किया। 17th एशियन पैसिफिक रीजनल मीटिंग चल रही है ILO की, सिंगापुर में अभी हाल ही में हुई है। तो जो 17th APRM रहा, एशिया पैसिफिक रीजनल मीटिंग, वहां पे डिस्कस किया गया कि कैसे हम जॉब रिच ग्रोथ को इंश्योर कर सकते हैं जो इंक्लूसिव हो और ट्रांसफॉर्मेटिव भी हो। 10 पॉइंट्स डिसाइड किए गए हैं प्रायोरिटी के, जिनके ऊपर कंट्रीज एक्शन लेंगी, नेशनल एक्शंस ले जाएंगे। वर्कर्स का जो वेज गिर रहा है, महंगाई बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट आ रहा है, उसको डील करने के लिए। और सिंगापुर डायलॉग को, डिक्लेरेशन को ऑप्ट करते हुए इस बात पर जोर दिया गया कि हमें सोशल डायलॉग पर फोकस करना होगा ताकि हम लेबर मार्केट की प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सकें। इस डिक्लेरेशन के जरिए गवर्नमेंट से अर्ज यानी कि रिक्वेस्ट की गई है, पहला कि ट्रांजिशन को फैसिलिटेट करें सरकारें अपने अपने देशों में जब भी कोई क्राइसिस की कंडीशन आती है, जैसे कि कोविड-19 पैंडेमिक, नेचुरल डिजास्टर या इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, ताकि वर्कर्स को नुकसान ना हो। दूसरा कि गवर्नेंस फ्रेमवर्क को बेहतर किया जाए ताकि एसोसिएशंस को फ्रीडम मिले और माइग्रेंट वर्कर्स के भी राइट इंश्योर हों। तीसरा, लेबर प्रोटेक्शन को इंश्योर किया जाए और कलेक्टिव बार्गेनिंग को भी अलाउ किया जाए। चौथा, हमें इंक्लूसिव लेबर मार्केट प्रोग्राम्स को इंप्लीमेंट करना होगा ताकि जो डेमोग्राफिक शिफ्ट हो रहा है, लाइफ में ट्रांजिशंस आ रहे हैं, उन्हें सपोर्ट किया जा सके। और पांचवा कि क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को हमें रिकॉग्नाइज करना होगा कि इसका नुकसान हो रहा है वर्कर्स के ऊपर। हमें ट्राईपार्टाइट कमिटीज़ को बनाना होगा। ट्राईपार्टाइट कमिटीज़ का मतलब ये है कि इसमें एम्प्लॉयर्स आ जाएं, इसमें एम्प्लॉयज़ आ जाएं और इसमें गवर्नमेंट्स आ जाएं। ये तीनों लोग मिलकर इस बात पर संज्ञान लें या ध्यान दें कि कैसे वर्कर्स के इंटरेस्ट को फुलफिल किया जाएगा। जो 16th एशियन पैसिफिक रीजनल मीटिंग ILO की हुई थी वो 2016 में इंडोनेशिया के बाली में हुई थी। अभी 17th हुई है रीजनल मीटिंग। ठीक है, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल अजीनोमोटो के बारे में है। देखिए अभी हाल ही में क्या हुआ कि कुछ समय पहले
मैं एक स्ट्रीट जो वेंडर होते हैं उनके पास चाउमीन खाने के लिए रुक गया। तो वो चाउमीन बना ही रहे थे, तो मैं देख रहा था कि इसमें अच्छा वो क्या क्या डाल रहे हैं, क्या क्या अप्लाई कर रहे हैं बनाते वक्त। उन्होंने थोड़े टाइम के बाद ऐसा क्रिस्टल जैसा कुछ उस चाउमीन में बिखेर दिया। तो मैंने कहा कि भाई साहब अभी आपने ये क्रिस्टल जैसा इसमें क्या डाल दिया? तो उन्होंने कहा कि मत पूछिए कि मैंने इसमें क्या डाला। मैंने कहा कि फिर भी बता दीजिए कि मतलब आपने अब चाउमीन बना रहे हो, आप इसमें कुछ चीज़ें मिला रहे हो, तो क्या मिला रहे हो? तो उन्होंने कहा कि अरे ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है, फिर भी हम लोग इसको इसमें अप्लाई करते हैं क्योंकि इससे टेस्ट बढ़ जाता है। मैंने कहा फिर भी ये है क्या? तो उन्होंने कहा कि ये अजीनोमोटो है जो हमने इसमें अप्लाई किया है, इसमें मिला दिया है। तो मैंने कहा कि आपने पूरी की पूरी कंपनी डाल दी इसमें? तो उनको ये मेरा सटायर समझ में नहीं आया कि मतलब मैं तो एक छोटी सी चीज़ डाल रहा हूँ अजीनोमोटो, और ये कह रहे हैं कि पूरी की पूरी कंपनी डाल दी। हो सकता है मेरा ये सटायर आपको भी ना समझ में आया हो, बट एक्चुअली में सच्चाई ये है कि अजीनोमोटो कोई प्रोडक्ट नहीं है। अजीनोमोटो एक कंपनी का नाम है, और वो जो चाउमीन में डाल रहे थे दैट वाज मोनोसोडियम ग्लूकामेट यानी कि MSG। उन्होंने उसके बाद मुझे घूर के देखा, जिसका मतलब ये था कि आपको चाउमीन खानी है तो खाओ, नहीं तो चलते बनो। खैर मैंने चाउमीन खाई, बहुत ही बढ़िया और टेस्टी चाउमीन बनी थी, और उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ गया। देखिए इंडिया में हमारा मामला क्या है कि हम चीज़ों को कंपनी के नाम से पुकारते हैं। जैसे कि हम नूडल्स नहीं खरीदते, हम मैगी खरीदते हैं। हम वॉशिंग पाउडर नहीं खरीदते, हम सर्फ एक्सेल खरीदते हैं। हम टूथपेस्ट नहीं खरीदते, हम कोलगेट खरीदते हैं। सिमिलरली हम मोनोसोडियम ग्लूकामेट अप्लाई नहीं करते, हम अजीनोमोटो अप्लाई करते हैं। तो न्यूज़ ये है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी हाल ही में एक फिल्म जो रिलीज होने वाली थी अजीनोमोटो नाम से, उस पर रोक लगा दी है, क्योंकि जापान बेस्ड एक कंपनी ने इस पर आपत्ति जताई है। उनका यह कहना है कि अजीनोमोटो उनका एक बहुत ही प्रोमिनेंट ट्रेडमार्क है जो कि रजिस्टर्ड है 113 सालों से। अजीनोमोटो एक ट्रेड नेम है जिसका इस्तेमाल करके मोनोसोडियम ग्लूकामेट यानी कि MSG को बेचा जाता है इस कंपनी के द्वारा। ये एक टेस्ट इन्हेंसर है जो फूड में इस्तेमाल किया जाता है। इसे पहली बार रजिस्टर किया गया था जापानीज लेटर्स के साथ जापान में 1909 में, और बाद में इंग्लिश लेटर्स के साथ या कैरेक्टर्स के साथ इसे 1964 में रजिस्टर किया गया अजीनोमोटो को। अजीनोमोटो 1954 में इंडियन मार्केट में एंटर करता है और इसका इस्तेमाल बहुत सारे प्रोडक्ट्स में होने लगा है। उसके बाद से ही जो अजीनोमोटो है वो एक ट्रेडमार्क की तरह इंडियन मार्केट में भी इस्तेमाल किया जा रहा है जापानीज मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा मोनोसोडियम ग्लूकामेट को बेचने के लिए। है क्या ये मोनोसोडियम ग्लूकामेट, जिसका इस्तेमाल कई सारे चाइनीज फूड में किया जाता है, चिकन या मीट बनाने के लिए किया जाता है, और कहा जाता है कि इससे इनका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। मोनोसोडियम ग्लूकामेट एक सोडियम ग्लूकामेट है जो कि ग्लूकामेनिक एसिड का सोडियम साल्ट है। चूंकि ये शुगर की तरह यानी कि शक्कर की तरह दिखता है, इसीलिए इसे चाइनीज शुगर भी कहते हैं। इसका टेस्ट कैसा होता है? ना तो ये खट्टा मीठा होता है, ना ही तीखा होता है, ना साल्टी होता है, इसलिए इसका जो टेस्ट है उसे एक अलग ही नाम दिया गया है, दैट इज उमामी। इसके टेस्ट को उमामी कहा जाता है। तो MSG नेचुरली कई सारे प्रोडक्ट्स में मिलता है, जैसे आप टोमेटो खाते हो, चीज़ खाते हो, उसमें ग्लूटामेनिक एसिड है वो मिलता ही मिलता है। बाकी इसे कुकिंग करते वक्त फ्लेवर इन्हेंसर के तौर पे भी मीट में या फिर कई सारे और फूड में इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने MSG को इस तरीके से रिकॉग्नाइज किया है कि ये सेफ है और इसका हेल्थ के ऊपर कोई नुकसान नहीं होता है। अक्सर ये परसेप्शन है कि अजीनोमोटो जो चाउमीन या बाकी के चाइनीज़ फूड में इस्तेमाल किया जाता है वो हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है, और कई सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि चाइनीज़ फूड को खाने के बाद उन्हें डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है या उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ अजीनोमोटो, और इसीलिए कई बार इसे चाइनीज़ रेस्टोरेंट सिंड्रोम भी कहा जाता है। अब देखिए चाइनीज जो फूड तैयार किया जाता है ना, उसका ओवरऑल जो कॉम्बिनेशन बनता है वही जहरीला बन जाता है। अब उसके बाद जो दिक्कत आती है उसका सारा आरोप अजीनोमोटो पे डाल देना भी सही नहीं है। अब अजीनोमोटो स्वास्थ्य के लिए कितना नुकसानदेह है नहीं है इस बात को स्पेसिफाई कर पाना तो पॉसिबल नहीं, लेकिन ज़्यादातर रिसर्चर्स ने यही पाया है कि अजीनोमोटो स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसानदेह नहीं है, बल्कि कई सारे जो चीज़ें होती हैं जो हम लोग खाते पीते हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, उसमें ये नेचुरली भी मिलता ही है। बाकी जो कॉम्बिनेशन बनता है वो थोड़ा खराब हो सकता है, इसीलिए इससे होने वाले नुकसान को चाइनीज रेस्टोरेंट सिंड्रोम कह दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो सेक्शन 10A के बारे में है, डाइवोर्स एक्ट ऑफ 1869 के। केरला के हाईकोर्ट ने अभी हाल ही में जो 1 साल का वेटिंग पीरियड सेक्शन 10A में दिया गया है उसे स्ट्रक डाउन कर दिया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है, और ये कहा गया है कि जो कपल्स म्यूचुअली डाइवोर्स लेना चाहते हैं उन्हें 1 साल के लिए एक टाइम पीरियड में रोक देना या और जो प्रोविजंस हैं उन्हें इंप्लीमेंट करना ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है।
आइए जानते हैं पूरा मामला। इस ऑर्डर में ये बोला गया कि 1869 का जो डाइवोर्स एक्ट है उसका सेक्शन 10A लोगों को रॉब करता है, उनकी लिबर्टी को छीनता है। जजमेंट में ये भी कहा गया कि रिलीजन का कोई काम नहीं है कि वो कॉमन गुड को आइडेंटिफाई करें। हाईकोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट से ये भी कहा है कि वो यूनिफॉर्म मैरिज लॉ लेकर आए। धीमे धीमे भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड को आगे बढ़ाने को लेकर कई सारे जजमेंट्स हैं जो बैकअप दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, और आप इसे उन्हीं में से एक काउंट कर सकते हैं। आर्टिकल 8 जो है वो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट का वो डिक्लेयर करता है कि हर व्यक्ति के पास कॉम्पिटेंट नेशनल ट्रिब्यूनल्स के पास जाके इफेक्टिव रेमेडी का अधिकार है और ये फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं होना चाहिए। इस लिहाज से सेक्शन 10A ऑब्जेक्शनेबल है। क्या है सेक्शन 10A में? अगर दो लोगों का विवाह हुआ है और विवाह होने के मान लीजिए 1 महीने बाद ही उन्हें ऐसा एहसास होता है कि वो साथ में नहीं रह सकते, कोई सीरियस इश्यू समझ में आ गया जो शादी होने तक पता नहीं था, लेकिन शादी होने के बाद आपको कुछ सीरियस इश्यूज के बारे में जानकारी लग गई और अब आप साथ नहीं रहना चाहते, तो आप डाइवोर्स के लिए फाइल नहीं कर सकते। आपको 1 साल का इंतजार करना होगा, क्योंकि शादी के तुरंत बाद डाइवोर्स अलाउ नहीं किया जाता। 1 साल इंतजार करिए, उसके बाद जो होना होगा होगा। अगर आपको रहना ही नहीं है साथ में, तो ये 1 साल का वेटिंग पीरियड क्यों है? जनरली इसका परसेप्शन ये है कि हो सकता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो और अगर 1 साल का समय दे दिया जाए तो हो सकता है कि प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएं और डाइवोर्स की कंडीशन ना आए। तो जो डाइवोर्स के लॉज हैं उसमें काफ़ी कुछ ऐसा किया गया है जिसके जरिए शादियों को बचाया भी जा सके। इसमें यह भी कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति डाइवोर्स लेने जा रहा है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, उन्हें कम से कम 2 साल अलग रहना होगा। इस ड्यूरेशन में उन्हें यह भी प्रूव करना होगा कि वो हस्बैंड और वाइफ की तरह नहीं रह रहे थे। ऐसा करते वक्त आप चाहें तो जुडिशियल सेपरेशन का भी यूज कर सकते हैं। जुडिशियल सेपरेशन का प्रावधान जो सेक्शन 10 है हिंदू मैरिज एक्ट का, उसमें दिया गया है, जिसमें आप बिना डाइवोर्स लिए अपने हस्बैंड या वाइफ से दूर रह सकते हैं। 1 साल के लिए एक बार जुडिशियल सेपरेशन मिल जाता है और वो एक सॉलिड ग्राउंड होता है डाइवोर्स का भी, तो जुडिशियल सेपरेशन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये कहा जा रहा है कि ये जो प्रोविजंस है ये सही नहीं है। अगर 2 लोग म्यूचुअली अलग होना चाहते हैं तो उन्हें अलग होने दिया जाए। इस प्रकार के टाइम बाउंडेशन को इंप्लीमेंट करना गलत है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956 के बारे में है। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से भी कहा है कि वो री एग्जामिन करें हिंदू सक्सेशन एक्ट के प्रोविजंस को, क्योंकि ये ट्राइबल वुमेन को फैमिली प्रॉपर्टी में इक्वल राइट नहीं देता, जो कि गलत है। हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956 ये हिंदू प्रॉपर्टी सक्सेशन या इनहेरिटेंस की बात करता है। अगर कोई व्यक्ति बिना अपनी वसीयत तैयार किए भी मर जाता है तो उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, उसके भी प्रावधान यहाँ पर दिए गए हैं। हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956 गारंटी करता है कि मेल और फीमेल हेयर्स को इक्वल राइट्स दिए जाएंगे। अगर मेल कोई भी व्यक्ति मर जाता है तो उसके बाद जो उनकी फीमेल हेयर होंगी उन्हें भी प्रॉपर्टी के राइट्स बिल्कुल वैसे ही मिलेंगे जैसे कि नॉर्मली मेल को मिलते हैं। देखिए, शुरू में ऐसा नहीं था, लेकिन सेक्शन 6 जो इस एक्ट में ऐड किया गया 2005 के अमेंडमेंट के थ्रू, उसमें यह कह दिया गया कि डॉटर्स के पास सेम राइट्स होंगे जो सन के पास होते हैं और उनके पास जो प्रॉपर्टी राइट्स होंगे वो बिल्कुल जब आएंगे तो उसके साथ जो लायबिलिटीज हैं वो भी उनको फुलफिल करनी होंगी। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उनका मैरिटल स्टेटस क्या है या फिर उनकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। यहाँ पे जो टर्म डॉटर है ये डिनोट करता है नेचुरल और अडॉप्टेड डॉटर को जो लेजिटिमेट हो। यहाँ पे स्टेप डॉटर को इंक्लूड नहीं किया गया है और इलिजिटिमेट डॉटर को भी इंक्लूड नहीं किया गया है। इलिजिटिमेट डॉटर से हमारा मतलब किसी भी ऐसी डॉटर से है जिसका जन्म किसी ऐसी महिला से हुआ हो जो उस पर्सन के साथ लीगली मैरिड ना हो, तो उन्हें इलिजिटिमेट डॉटर मान लिया जाएगा। इस एप्लीकेबिलिटी क्या है एक्ट की? देखिए, कोई भी हिंदू पर्सन इस एक्ट के एम्बेट में आ जाता है, चाहे वो किसी भी सेक्ट से बिलोंग करता हो, वीर शैव, लिंगायत, ब्रह्मो, प्रार्थना या फिर आर्य समाज के फॉलोअर हो, सभी इसके एम्बेट में आएंगे। पैरेलली बुद्धिस्ट, सिख और जैन रिलीजन के लोगों को भी इसी एक्ट में इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा भी कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी या ज्यू नहीं है वो इसी में इंक्लूड होगा जब तक ये साबित ना हो जाए कि उसे इस एक्ट में शामिल नहीं करना चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनको इस एक्ट के एम्बिट से बाहर रख दिया गया है, इसी एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज 2 का इस्तेमाल करके, ये बोल के कि जो ये कानून है ये शेड्यूल ट्राइब के मेंबर्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा और सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इसी पर आपत्ति जताई है। तो ये तो हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। आइए रिवीजन करते हैं। हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956 शेड्यूल ट्राइब्स के मेंबर पे एप्लीकेबल नहीं है, बिल्कुल खरी और सच बात है, लेकिन इस पर ऑब्जेक्शन है अभी तो। राशिद ये जापान का पहला मून रोवर है, गलत है। ये यूएई का है। मैती स्क्रिप्ट मणिपुर से बिलोंग करती है, सही बात है। अजीनोमोटो ट्रेड नेम है मोनोसोडियम ग्लूकामेट का, सही बात है। सेक्शन 10A डाइवोर्स एक्ट का मैंडेट करता है 1 ईयर वेट पीरियड, सही बात है। तो ये तो हो गया हमारा ट्रू एंड फॉल्स। तो आज का ये सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।